मुझे लगता है कि बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आँख है जी। और आगे आने वाली जो जनरेशन होगी मैं कहूँगी 80 to 85% चश्मे का नंबर होगा। हमारे लाइफस्टाइल से मोबाइल अब जा ही नहीं सकता है। लोगों को 40 साल पुराने चश्मे के नंबर होते हैं, उन्होंने कभी चश्मा लगा के देखा ही नहीं होता कि इतना साफ वो धुंधली दुनिया देख रहे हैं। आँखों में काजल लगाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिथ है, उससे ना आँखें बड़ी होती हैं ना आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो वो लोग चश्मा नहीं लगवाते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर इसको चश्मा लग गया तो इसके रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे कि लड़की चश्मा लगाती है। पढ़ने से आपका लाइफस्टाइल बनता है, आपका बोलने का तरीका बदलता है। तो उसके आधे रिश्तेदार बोल बोल के उसे ख़त्म कर देंगे कि अब ये दूसरी शादी कर रही है। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे दिमाग से हैं, आधी से ज़्यादा। मैं सबको नहीं बोलूँगी कि जब वो लड़की जाने की बात कर रही होती है ना तो वो पहले ही जा चुकी होती है। तो वो जो डिप्रेशन में भी होती है ना तब भी वो शादी कर रही होती है। चौनेलिया की फैन होगी तो आपको ऊपर वाले पे थोड़ा सा। अल्लाह ताला ने हम सबको दुनिया देखने के लिए बड़ी नायाब चीज़ बख्शी है, आँखें। मैं कहूँगा कि इंसान की सबसे ज़्यादा जो अहमियत है उसकी जिस्म के अंदर, हालांकि हर चीज़ की अपनी अपनी एक मतलब जगह है, अपनी अलग अलग एक उसकी ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है या हर चीज़ को काम करने के लिए जो ज़रूरी है, अगर मुझे कुछ चीज़ उठानी है तो मुझे आंखों से देखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इंसान की बॉडी के अंदर, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी अल्लाह ताला ने रखा है वो आंखों को मानता हूँ। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। मेरे साथ हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट सना। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। मैं ज़्यादा मतलब डीप बात ना करके आपसे सीधा क्वेश्चन करूँगा एक, कि चश्मा क्यों लगता है? देखिए, चश्मा बहुत सारे रीज़न से लगता है। चश्मे लगाने के एक रीज़न नहीं होते, बहुत सारे रीज़न होते हैं और ये एज के हिसाब से भी होता है। अब जो आजकल बच्चों को चश्मा लग रहा है तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो मतलब लाइफस्टाइल में स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो जो चश्मा बच्चों में आ रहा है तो एक्स्ट्रा यूज़ जो बच्चे फ़ोन का कर रहे हैं, फिर चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कर रहा हो या यूट्यूब पे रील्स देख रहे हो, तो उसमें क्या है कि बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? तो वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा चश्मे का नंबर आ रहा है। दूसरी चीज़, जो एडल्ट हैं उनमें भी स्क्रीन का यूज़ बढ़ा है पहले से, उनके लाइफस्टाइल में भी ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ हुआ है, तो उसकी वजह से चश्मे का नंबर आ रहा है। और अगर हम स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी आइज़ को रब भी करते हैं, ठीक है? जी। तो उससे भी चश्मे का नंबर बढ़ता है आँख में अगर हो, और नहीं भी होता है तब भी उससे सिलिंड्रिकल पावर आ जाती है। तो और जैसे कि अगर हम एज के हिसाब से देखें तो जो पास का चश्मा लगता है तो हम मानते हैं कि 35 प्लस में लोगों को पास की दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, जो हमारी आइज़ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं लेंस में, ठीक है? तो उसकी वजह से इंसान पास का देख नहीं पाता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेंस आँखों के आगे लगाने पड़ते हैं, जो जिस सिचुएशन को हम कहते हैं प्रेस बायोपिक करेक्शन, ठीक है? तो चश्मा लगाने के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन सबका अलग अलग वो है। अच्छा, चश्मा मतलब परमानेंटली हटाया जा सकता है? हाँ, चश्मा आप हटवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं। और चश्मा हटाने के लिए आपको एक एज होती है, जैसे कि हमारी जो डेवलपमेंटल एज होती है, हम मानते हैं कि 18 ईयर्स या 19 ईयर्स में बच्चे का अगर चश्मे का नंबर है तो वो जाके कांस्टेंट होता है, ठीक है? 18 या 19 ईयर्स में, तो उस टाइम पे आप लेसिक करवाने के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। जी। लेकिन लेसिक करवाने के लिए भी आपको आइज़ में काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं, जैसे रेटिना का टेस्ट करते हैं उसमें, और कॉर्निया का टेस्ट करते हैं। तो अगर वो टेस्ट आपके मतलब ठीक होते हैं, मतलब आप लेसिक करवा सकते हैं, तो डॉक्टर आपको कंसल्ट कर देते हैं कि आप लेसिक करवा सकते हैं। जी। अच्छा, मतलब चश्मे का नंबर आता क्यों है? ज़्यादा फ़ोन के यूज़ करने से, या एक एक एज के बाद में ये आता ही है नंबर? मतलब नॉर्मल है ये, या लाइफ़स्टाइल नॉर्मल की ही, वजह है? हाँ, लाइफस्टाइल की वजह है। आजकल जो हम बच्चों में ज़्यादा देख रहे हैं, बच्चों में जो रेशो है वो बढ़ गया है चश्मे के जी। नंबर का, और आगे आने वाली जो जनरेशन होगी मैं कहूँगी 80 to 85% चश्मे का नंबर होगा उनमें, जी। क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल से मोबाइल अब जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बिना अब तो सारा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सोच लीजिए कि आप स्कूल में भी जो होमवर्क मिल रहा है वो मोबाइल पे मिल रहा है, तो बच्चा उसे यूज़ कर रहा है। तो
एक वजह वही है कि चश्मा नहीं हटेगा। दूसरी चीज़ है जो एज के साथ चश्मा था, पहले के लोग नहीं लगाते थे। देखिए अगर हम पहले के रेशो में देखें और अब में देखें, पहले लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। उन्हें लगता था जो आंखों की रोशनी कम हो रही है वो एज का मतलब साइन है कि उनकी उम्र बढ़ रही है, उनको देखना कम हो रहा है, ऐसा होता है, जैसे हड्डियों में जान नहीं रहती। तो देखिए तब लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जी। अभी लोगों को पता है कि अगर पास की दिक्कत आ रही है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मे का नंबर टेस्ट कराते हैं और पास के लिए चश्मा लगवाते हैं। जी। अच्छा, अभी जैसे देखा जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों की, और वर्क फ्रॉम होम है, सिस्टम पे बैठकर काम करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, काम तो करना ज़रूरी है। तो इस केस में क्या करें ताकि आंखें मतलब ठीक रहें? सबसे पहली चीज़ तो वही है कि आप पहले तो आप अगर स्क्रीन यूज़र हैं, आपका 10 to 12 आवर्स का स्क्रीन का जी। यूज़ है, या बच्चों में भी मैं बोलूँगी, बच्चों का तो आपको एवरी 3 मंथ पे रूटीन आई एग्जामिनेशन करवाना जी। है आजकल, ठीक है। और यूथ में भी मैं ये कहूँगी कि अगर जो स्क्रीन यूज़र है उसका काम ही स्क्रीन पे है, तो उसको भी सबसे पहले तो अपना रूटीन चेकअप कराना चाहिए। उसको ये पता करना चाहिए कि उसको चश्मे का नंबर तो नहीं है। जी। देखिए अगर चश्मे का नंबर नहीं है तब भी हमारे जो स्क्रीन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमारी आइज़ में ड्राई आइज़ होने के चांसेस रहते हैं, अच्छा। ठीक है। तो उसके लिए भी जैसे कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है जिसमें ड्राई आइज़ होता है, हमने एक्स्ट्रा स्क्रीन यूज़ किया, उसकी वजह से आंखों में सूखापन आ गया। जी। तो उसके लिए रिसर्च के बाद एक रूल निकाला गया, 20-20-20 रूल, ठीक है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग हमें एवरी 20 मिनट्स पे 20 सेकंड का ब्रेक लेना होता जी। है, ठीक है। उस 20 सेकंड के ब्रेक में आपको या तो अपनी आंखें बंद कर लेनी है 20 तक काउंट करते हुए, या फिर आपको दूर किसी वॉल पे देखना है और ब्लिंक करना है। ब्लिंक करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जब हम कोई भी स्क्रीन देख रहे होते हैं हम ब्लिंक नहीं करते, ठीक है। और ब्लिंक करना इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमारी आई में ब्लिंक करने से एक लेयर बनती है जिसको हम बोलते हैं टीयर फिल्म, ठीक है। तो वो टीयर फिल्म 12 to 13 सेकंड में ब्रेक हो जाती है। अब हमें उसको बनाने के लिए दोबारा ब्लिंक करना पड़ेगा, जी। लेकिन हम जो 2 से 3 घंटा स्क्रीन पे काम कर रहे हैं हम आधा घंटा तक ब्लिंक नहीं करते, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न है कि आंखों में सूखापन आ रहा है। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप स्क्रीन यूज़र हैं तो सबसे पहले अपना रूटीन चेकअप कराएं, ठीक है। चश्मे का नंबर है तो चश्मा लगाएं। उसमें आप एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ले सकते हैं, जैसे कि अगर हम कुछ स्क्रीन देख रहे हैं तो वो लाइटिंग हमारी आंखों में ना लगे, तो उसके लिए एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग्स आती हैं, बहुत सारी आती हैं, जिसमें एक ब्लू कट भी आपने सुना होगा। जी जी, ब्लू शेड होता है आगे से। हाँ, वो लगा सकते हैं। और तीसरी चीज़, आप 20-20-20 रूल को फॉलो करें, जो मैंने बताया कि 20 मिनट पे 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। अच्छा, चश्मा हटाने के लिए ऑपरेट कराना ज़रूरी है या बिना ऑपरेट किए भी चश्मा हटाया जा सकता है? क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये ड्रॉप डाल लीजिए तो चश्मा हट जाएगा आपका, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह की हैं। तो ये पॉसिबल है कि बिना, अगर आपका चश्मे का नंबर है तो आपका चश्मा हटाया जा सके बिना ऑपरेट किए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कोई भी दवाई हो, मैं तो ये कहती हूँ कि कोई भी दवाई हो, अब वो चश्मा हटा रही है, वो चश्मा नहीं लगाने दे रही है, वो दवाई कुछ तो उसमें होगा ना। तो कोई भी दवाई हो आप उसका एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर सकते। हर किसी दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता ही है, ठीक है। तो जो दवाई का, आप सही बोल रहे हैं, आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग लेते हैं दवाई। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो लेसिक सेंटर पे इतनी भीड़ नहीं होती। जी। आजकल ज़्यादातर जो स्पेक्स यूज़र हैं वो सबसे पहले लेसिक के लिए जाते हैं। तो अगर उस दवाई से कुछ हो रहा होता तो इतनी लाखों की सर्जरी कोई नहीं करा रहा होता, ठीक है। और वो जो दवाई का आप बोल रहे हैं तो वो दवाई सही है, हाँ ठीक है, लेकिन वो तब तक काम करेगी जब तक आप उसे डालते रहेंगे। वो एक ऐसी दवाई होती है जो आँख में एक पिन होल इफेक्ट डालती है, आपके प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देती है, ठीक है। जब प्यूपिल का साइज़ छोटा होता है, जो लाइट रेज पीछे या आगे फोकस हो रही हैं वो आपके रेटिना पे फोकस हो रही हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन आप उसका एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे, आप उसको रेगुलर बेसिस पर डालेंगे, तो कहीं ना कहीं तो वो अफेक्ट करेगा ना इसमें। तो मैं नहीं मानती कि वो परमानेंट आपका सॉल्यूशन है चश्मा हटाने का। अगर आपको चश्मा हटाना ही है तो आप लेसिक के लिए कंसल्ट कीजिए। अच्छा, लेसिक के बारे में मेरा एक दोस्त है, तो वो चश्मा लगाता है, वो कहता है कि भाई मैं लेसिक कराऊंगा। तो उसके बारे में मैंने ये सुना है कि आप लेसिक करा लो, चश्मा तो हट जाता है, लेकिन अगर आपके कुछ लग गया आँख पर तो आपकी रोशनी जा सकती है। तो ये मिथ है या ये सच है? नहीं, आँख पे लगने वाला ये, उसके लिए प्रिकॉशंस होते हैं, वो हर सर्जरी में होते हैं आँख की, ठीक है। आपको एक टाइम पीरियड तक अपनी आँख, नहीं मतलब उसमें मैंने ये सुना है कि कभी भी सर्जरी के 1 साल 2 साल, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक लेयर होती है आँख,
अब पुतली में जो हम कहते हैं ना, पुतली कॉर्निया की 5 लेयर होती जी। हैं, ठीक है, तो उनकी लेयर्स हटा, लेसिक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेयर पे कर रहे हैं उसकी कॉर्निया की, ठीक है, उसको फ्लैट करते हैं या स्टीप करते हैं, तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है वो नॉर्मली भी अगर आपको आँख में उंगली लग गई है ना, वो तब भी हट जाती है, जो जी। इरिटेशन फील होती है, तो वो इपिथेलियम लेयर होती है वो हट जाती है, तो वो 6 to 7 डेज में खुद जनरेट हो जाती है दोबारा, रीजनरेटेड लेयर है वो, ठीक है। अब लेसिक का क्या है, लेसिक में भी वही कर रहे हैं कि हम लेज़र के द्वारा वो जो लेयर है उसको स्टीप कर रहे हैं या फ्लैट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक वक्त तक आपको प्रिकॉशंस करनी होती हैं। लूब्रिकेंट का आपका यूज़ रहता है, क्योंकि जो लेसिक के बाद हम ज़्यादातर किसी देखते हैं कि ड्राई आइज़ होने के चांसेस होते हैं, तो उसके लिए आपको लूब्रिकेंट यूज़ करना है। लूब्रिकेंट हेल्प करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आँख में कुछ लग गया है तो आँख ख़राब ही हो गई है, वो सब कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, जैसे आई साइट वीक होती है तो मतलब कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके? हाँ जी। जैसे कि आपको अगर आपकी आँख में चश्मे का नंबर हो, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सबसे पहला ये है कि सर दर्द, अगर आप सर दर्द होता है, अगर आप फिजिशियन के पास भी जाएंगे ना तो आपको पहले बोलेगा कि अपनी आँख टेस्ट करा लो एक बार, हो सकता है चश्मे का नंबर हो। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे लोगों का जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे लोग आते हैं तो कहते हैं हमारी आँखों में रोशनी बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे कोई सामने से बाइक आ रही हो, रात में ऐसा बहुत होता है, या दिन में भी आपकी सूरज की सामने आँखें नहीं खुलती हैं, तो एक वो रीज़न भी होता है कि चश्मे का नंबर हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो टेस्ट करने पे पता चलेगा। दूसरी चीज़ देखना, ब्लरिंग ऑफ विज़न, आपको नहीं पता कि आपको जो दिख रहा है उससे भी अच्छा, काफ़ी लोग, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, लोग देख रहे हैं, उनको चीज़ें दिख रही हैं, उनको लोग दिख रहे हैं, तो उनका मतलब है कि मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जब वो 6x6 विज़न देखते हैं ना तो उनको पता चलता है कि वो इतना क्लियर भी होता है। तो बहुत लोग जिन्होंने कभी चश्मा नहीं लगाया, जो बचपन से ब्लर देख रहे हैं, ये पुरानी जनरेशन जो है उनमें ज़्यादा होता है। लोगों को 40 साल पुराने चश्मे के नंबर होते हैं, उन्होंने कभी चश्मा लगा के देखा ही नहीं होता कि इतना साल, वो धुंधली दुनिया देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं उम्र के साथ साथ धुंधला होता जा रहा है, लोगों को सबको ऐसा दिख रहा है जी। लेकिन जो 6x6 विज़न होता है वो ज़रूरी होता है कि आँख में होना चाहिए। अब आप प्रोफेशन के हिसाब से देखिए कि काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं जिसमें आपको 6x6 विज़न ही चाहिए होता है। आर्मी हुआ, पुलिस हुआ, नेवी हुआ, आप कहीं भी जाएंगे तो आपका पहले विज़न टेस्टिंग होगा। अगर आपका 6x6 नहीं है तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। और आउट ऑफ इंडिया भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी मेडिकल होता है, अगर आप बाहर कहीं जॉब करने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी 6x6। तो रही बात वही कि आपको तब पता चलेगा वो चश्मे का नंबर है कि जब आप डॉक्टर तक जाएंगे। अच्छा, कितने दिन में मतलब रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी आज तक मतलब कराया नहीं। हाँ, क्योंकि ऐसा है मतलब लोग अभी जागरूक नहीं है, कम से कम अपनी आंखों के लिए तो नहीं है, और बाकी चीज़ों, क्योंकि आंखों का ऐसा है कि कोई दर्द नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि पेन वाली जो चीज़ होती है ना, जो दर्द होता है वहाँ पे तो आदमी एकदम डॉक्टर के पास चला जाता है कंसल्ट करने, लेकिन आंखों के केस में ऐसा नहीं है। तो कितने वक्त में रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए? रूटीन चेकअप अगर जैसे कि 20 ईयर्स के बाद मैं कहूँगी कि आपको एवरी 6 मंथ करा लेना चाहिए अगर आपका ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ है। दूसरी चीज़, जो लोग नहीं हैं, जो इस चीज़ का अवेयरनेस इतनी कम है, मैं ये बोलती हूँ कि जिन लोगों के अभी उन्होंने केसेस नहीं देखे, जिनकी रोशनी नहीं होती, उन लोगों, मुझे लगता है कि बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आँख है जी। क्योंकि आपका हाथ ख़राब हो जाए, पैर ख़राब हो जाए, कम से कम आपको चीज़ें दिख रही हैं, आप उस पर मेहनत कर सकते हो। लेकिन जब आपको अपना गोल ही नहीं दिख रहा है कि मुझे करना क्या है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आँखों के लिए मुझे लगता है कि सबको अवेयरनेस खुद भी फैलानी चाहिए, जो नॉर्मल इंसान। ज़रूरी नहीं कि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, मैं इस चीज़ का अवेयरनेस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल आँखों के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज अभी 1.5 साल 2 साल है और उनको -6 -7 ऐसी पावर है, और आप ये मानिए कि वो 2 या 3 साल का बच्चा है और ये नंबर उसका 18 ईयर्स तक फ्लक्चुएट करेगा, मतलब बढ़ेगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। तो बच्चों में तो मैं ये कहूँगी कि एवरी 3 मंथ पे आप करा ही लीजिए, अगर वो बच्चा फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है या अपनी आंखों को रब ज़्यादा कर रहा है। या फिर एक सिम्टम्स बच्चों में ये भी होता है कि बच्चे जब स्क्वीज़ करके देखने लगे, आँख को छोटा करके देखने लगे, ये मैं एडल्ट में भी देखती हूँ कि वो अगर नहीं दिख रहा होता है, स्क्वीज़ करके देखते हैं, तो उससे क्या होता है, हाँ, तो वो पिन होल इफेक्ट होता है कि हम जब प्यूपिल का साइज़ छोटा करते हैं तो वो लाइट रेज, जो मैंने भी आपको पहले भी बोला कि वो लाइट रेज आपकी रेटिना पे फोकस होती हैं, तो बच्चे भी मतलब कभी-कभी मेरे साथ में ऐसा होता है, मतलब ब्लर लगता है, तो मैं फिर उसको थोड़ी आंखें छोटी, तो वो पिन होल इफेक्ट है ना। तो अब तो आपको ज़रूरी हो गया कि आपको आई चेकअप कराना है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं टॉप 5, मतलब 5 एक्सरसाइज जिनसे आंखों का ख्याल रख सकते हैं हम, या मतलब आंखों के लिए जो बेस्ट हो, जो एक मतलब
पेशेंट के लिए नहीं, नॉर्मल आदमी को भी करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको, अगर आप स्क्रीन यूज़र हैं जी 20-20-20 रूल आपको फॉलो करना है, जो मैंने बता दिया कि आपको 20 मिनट्स पे एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है। ठीक है, उस ब्रेक में आपको अपनी आँख को बंद कर लेना है या दूर किसी वॉल पे देख के ब्लिंक करना है। आपको सेकंड ब्लिंकिंग रेट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। जी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ब्लिंक करना है अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। जी तीसरी चीज़ कि आपको, अगर आप स्क्रीन आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं तो आप एक लूब्रिकेंट अपने साथ रखिए, जिसको 2 से 3 बार अपनी आँखों में डालिए, ताकि आपको जो, जैसे कि हम ज़्यादा देर तक स्क्रीन देख रहे हैं तो जब हम आंखें बंद करते हैं हमें इरिटेशन फील जी। होता है। वो मेरे साथ भी होता है। तो उसके लिए आप, ये है कि आप कुछ लोग उसके लिए पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हैंडपम्प या नॉर्मल पानी टैप वाटर यूज़ करते हैं, तो मैं टैप वाटर यूज़ करने को भी मना करती हूँ, क्योंकि वो आँखों में इन्फेक्शन करता है। जी क्योंकि काफ़ी बार जैसे हमने देखा होगा कि जब हम नहा कर आते हैं तो हमारी आंखें रेड हो जाती हैं, मूद होते हैं, जी। आँख में पानी मेरी हो चला- जाती है हाँ, रेड। तो रेड हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं पानी इन्फेक्शन करता है आँख में। ठीक है, अगर आपको पानी का यूज़ करना है तो आप मिनरल वाटर यूज़ कीजिए, लेकिन वो भी एक लिमिट में। ये नहीं कि आप बार बार आंखें धो रहे हैं। अगर आपको आँख में डालनी है तो आप लूब्रिकेंट का यूज़ कीजिए। चौथी चीज़, आप पेंसिल पुशअप टेस्ट कीजिए। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, एक पेन लेना होता है, उससे एक्सरसाइज करनी होती है। पेन लिया, आँख के पैरेलल रखा, उसको आइस के क्लोज लेके आए, जहाँ वो ब्लर या डबल हो जाए वहाँ ऐसे ब्लिंक करके इसको एक करना, फिर दोबारा से स्टार्ट करनी है। मॉर्निंग में करनी होती है 10 मिनट के लिए। जी ठीक है, इससे भी हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिव होती हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा देर तक कोई भी काम कर रहे हैं हमारी मसल्स फटीग भी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मतलब ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चों की आंखों में काजल लगाई जाती है, और मतलब काजल इसलिए लगाई जाती है कि बोलते हैं कि इससे बच्चे की आंखें बड़ी होंगी। मतलब उसको सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि इसके फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। ये ठीक है या इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या इसका फ़ायदा है लगाने का? आपके क्योंकि ये लगाए मैं बच्चे- चाहता हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो, क्योंकि बच्चों के जो काजल होती है वो ज़्यादा लगाई जाती है बहुत। आपके लगा था बचपन में? आपके लगा था, ये बताइए बचपन में? नहीं, शायद अम्मी ने लगाया तो होगा ज़रूर। हाँ, तो उनसे पूछना है कि आपकी आंखें बड़ी हुई नहीं हुई। नहीं, मुझे पर्सनली तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। हाँ, तो ऐसा ये है भी नहीं ना, ये जी। मिथ है। बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं पेशेंट, जब वो बच्चों के काजल लगा के आते हैं, मेरा दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है। और फिर उसके ऊपर वो ये बोलते हैं इससे इसकी रोशनी अच्छी होगी, इसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। आंखें छोटी लग रही थी हमने हमारी सास ने बोला कि इसको काजल लगा दें और आंखें बड़ी हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा हो रहा हो तो मुझे लगता है कि सबकी आंखें बड़ी होती हैं अब, क्योंकि पहले के लोग तो सारे बच्चों के एक उसमें आंखें कम दिखती थी, काजल ज़्यादा दिखता जी। था। तो वही चीज़ है, वो आप नज़र के लिए लगा रहे हो वो बात अलग है, लेकिन आँखों में काजल लगाने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिथ है। उससे ना आँखें बड़ी होती हैं, ना आँखों की रोशनी बढ़ती है। जी। ठीक है, और इवन उससे प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है। जो अच्छा। आजकल बच्चे हम देखते हैं, छोटे बच्चे लेके मतलब आते हैं, उनको क्या हो जाता है कि आंसू उनके आँख से बाहर निकल रहे होते हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा वाटरिंग हो रही होती है। क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है, हमारी आँख में 24 घंटे आंसू जाते हैं, लेकिन हमारे आँख के पास एक छेद होता है। ठीक है, उसे हम कैंथस बोलते हैं। तो उसके ज़रिए वो पानी हमारे गले में जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर काजल से वो छेद बंद हो जाए तो वो पानी बाहर निकलने लगता है, आँख में हमेशा पानी भरा भरा रहता जी। है, और उसमें सिस्ट भी बन जाती है। बहुत सारे मतलब कि टिपिकल केसेस बन जाते हैं उसकी वजह से भी। ठीक है, और वहाँ पस फॉर्मेशन भी होने लगता है, जो अच्छा। पीप भर जाती है बच्चे की आँख में। तो वो सारे केसेस हमने काजल की वजह से ही देखते हैं कि काजल लगाया और उससे वो छेद बंद हो गया। तो ये सारा मिथ है। काजल मैं तो बच्चों को अवॉइड करवाती हूँ और पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि नहीं लगाना है। जी। अच्छा, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पुराने वक्त में मतलब चश्मे का नंबर बहुत कम होता था, मतलब बहुत कम लोग चश्मा लगा देते, लेकिन अभी ये ज़्यादा बढ़ गया है चश्मा। तो इसकी क्या वजह है? ऐसा हुआ भी है कि पहले से बढ़ गए हैं नंबर चश्मे के, और ये अगर रेशो निकाला जाए तो जो बच्चा शहर में रह रहा है, ठीक है, उसमें चश्मे का नंबर ज़्यादा है इन कंपैरिजन जो बच्चा गांव में रह रहा है। जी। ठीक है, तो जो बच्चा गांव में रह रहा है वो बाहर खेल रहा है, सन एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाहर आउटडोर गेम्स खेलना, मैं बच्चों को बोलती हूँ, जो उन बच्चों को चश्मे का नंबर होता है मैं उनको बोलती हूँ कि आप आउटडोर गेम्स खेलो, जी। फ़ोन वगैरह को आप थोड़ा सा इग्नोर करो। तो जो बच्चे शहर में रह रहे हैं उनके घर भी छोटे होते हैं, बहुत खुले खुले नहीं होते, तो वो एक लिमिटेड स्पेस में देख रहे होते हैं। ठीक है, फिर या फिर देख रहे होते हैं टीवी भी उनका ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, बहुत कम डिस्टेंस पे होता है। आपने देखा होगा फ्लैट्स में उतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, छोटे होते हैं। अब जो बाहर गाँव में बच्चा रह रहा है वो
फ़ोन और टीवी से हट के बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है? तो उसमें चश्मे का नंबर कम आता है, शहर में जो रह रहे हैं उनमें चश्मे का नंबर ज़्यादा आता है। लाइफ़स्टाइल में भी वही चेंज हुआ है। आजकल लोग फ़ोन चलाते हैं, पहले के लोग फ़ोन नहीं चलाते थे। पहले के लोग बाहर क्रिकेट खेलते थे या वो गिल्ली डंडा वगैरह चलता था। आजकल क्या है, लोग फ़ोन पे ही गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है? तो फ़ोन ज़्यादा देख रहे होते हैं। लेकिन पहले के लोगों में और अब के लोगों में एक डिफरेंस और है। पहले के लोग डॉक्टर तक नहीं जाते थे। आपने देखा होगा जो मोतियाबिंद की सर्जरी होती है, पहले उतनी नहीं होती थी जी। अब ज़्यादा होती है। जबकि मोतियाबिंद तो एक नेचुरल चीज़ है, सबको आना है, ठीक अच्छा, है? वो हमें सबको भी आना आना है? है, हाँ मुझे भी आना है मेरी एज में। वो एक नेचुरल चीज़ है। मतलब क्या एज होती है उसकी? उसमें क्या होता है कि जो हमारा लेंस है ना, वो नेचुरल लेंस जो है उस पर 45 के अराउंड, बल्कि उस पर लेयर बनी रही होती है, लेयर होती हैं जो बनती रहती हैं, जिससे वो हार्ड हो जाता है एक वक्त में आके, वही मोतियाबिंद कॉज कर देता जी। है, ठीक है? तो जो ज़्यादातर हम मानते हैं कि 45 मोतियाबिंद किसी भी एज में हो सकता है, पैदा हुए हुए बच्चे में भी मोतियाबिंद होता है, जी। ठीक है? लेकिन जो एज रिलेटेड मोतियाबिंद है वो 45 के अराउंड स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, डायबिटिक हैं आप, हाइपरटेंसिव हैं, या कोई भी आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उससे आपके मोतियाबिंद जल्दी आ जाता है, अच्छा। ठीक है? तो पहले के लोग क्या है कि मोतियाबिंद की सर्जरी नहीं कराते थे, मतलब वो डॉक्टर तक नहीं गए, उन्हें लगता था कि ये एज रिलेटेड इशू है, जैसे हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसी आँख की बीनाई कम हो रही है, ठीक है? तो वो पहले के लोग नहीं जाते थे, उन्हें वो जितना दिख रहा है उसको वो अच्छा मानते थे, ठीक है? पहले डॉक्टर भी इतने नहीं होते थे, अब तो गली मोहल्ले में होते ही हैं डॉक्टर, ठीक है? तो अभी क्या है, अभी लोग अवेयर हो गए, जी। ठीक है? अभी मैं इन मतलब कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ के अकॉर्डिंग अगर अर्बन एरियाज़ में देखें, वहाँ लोग अपने बच्चे का, अगर उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना, तो भी वो रूटीन चेकअप कराएंगे। लेकिन हमारे यहाँ उसको बिल्कुल, जब तक वो काउंटिंग फिंगर 1 मीटर ना हो जाए ना, तो वो बच्चे को लेके नहीं आते। जी। तो ये सोच का भी फ़र्क है। गांव में आज भी लोग नहीं आते हैं डॉक्टर तक उतना ज़्यादा जितना शहर में जाते हैं। किसी किसी केस में ऐसा है, मेरे साथ में थोड़ा सीन ऐसा है कि मैं चीज़ें निगेटिव ज़्यादा सोचता हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, दर्द है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। इस तरह से चीज़ें सोचता हूँ, तो हो सकता है आदमी इस वजह से भी नहीं आ पाता हो, डर की वजह से। डर हमारे अंदर है, जी। ठीक है? डर का क्या है कि आजकल आधी बीमारी मुझे लगती है साइकोलॉजी की वजह से है। अच्छा। मैं बहुत सारे पेशेंट को देखती हूँ, काफ़ी पेशेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ वो वहम का शिकार होते हैं। अच्छा। आजकल ये लोगों की, मुझे लगता है लोगों की गलती नहीं है। आजकल क्या है ना कि मोबाइल जो चल गया है ना, उससे लोग गूगल सर्च करते हैं। उनको छोटा सा भी परेशानी हुई, उनको दर्द भी हुआ ना, तो उसकी वो आखिरी स्टेज को सोचते हैं। उसको एक छोटा सा दाना हो गया तो जी। वो उसमें कहीं ना कहीं कैंसर ढूंढ लेगा। जी जी जी। तो ये सोच है, ठीक है? तो जो हमारी बॉडी में आधी बीमारियां जो है हमारी सोच की वजह, क्योंकि दिमाग को पता है कि आप क्या सोच रहे हो, दिमाग को तो सब पता है ना, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है? तो हर चीज़, मुझे लगता है कि आधी से ज़्यादा बीमारी आजकल इंसान के सोचने से होती है। अच्छा, ये पॉसिबल है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो बीमारी हो जाए मुझे? मतलब एक रेयर केस में? हाँ, रेयर केस में हो सकता है, होती है। मतलब आप दिमाग ये इतना देख, काम करता है? आजकल लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज क्यों हो रहे हैं? ये कभी कोई नहीं सोचता कि डिप्रेशन और एंजाइटी में जो हम लोग मेडिसिन भी खा रहे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो नींद की गोली के अलावा कुछ और है। आपको डिप्रेशन हुआ, ठीक जी। है, आप डॉक्टर के पास चले गए, तो डिप्रेशन कहाँ से आ रहा है? दिमाग से आ रहा है ना, उसको ही बीमारी कहा गया है जी ना। जी। डिप्रेशन और एंजाइटी क्या हो रही है कि आप किसी चीज़ को सोचे जा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पल्स बढ़ गई है, ठीक है? वही एंजाइटी है, ठीक है? उसी का ट्रीटमेंट चलने लगा है, वही बीमारी में तब्दील हो जाती है। अब कोई चीज़ की आप ज़्यादा, आप स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर दो, आप एक स्लीपिंग पिल्स लो, फिर अगले दिन भी ले लो, एक वक्त पे आके आप पे एक काम नहीं करेगी, जी। आप उसकी डोज बढ़ा दोगे। तो ये सारी जो बीमारियां हैं वो हमारे दिमाग से हैं, आधी से ज़्यादा। मैं सबको नहीं बोलूँगी, लेकिन हैं। और बहुत सारे रेयर केसेस में हम देखते हैं कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो हमारे साथ होने लगता है। और हम सोचते हैं, मैंने क्या बोला, एक दाना होता है, हम उसमें कैंसर ढूंढ लेते हैं। जी। ये बात आप मानते होंगे कि आजकल हाँ हाँ, जनरेशन मैं बता रहा हूँ ना, मैं 80% चीज़ें नेगेटिव सोचता हूँ। मेरे कुछ भी कहीं होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ बड़ा ही है भाई। तो ऐसा अक्सर होता है इन केसेस में। हाँ, ये अच्छा भी है और एक तरीके से बुरा भी है। इंसान वहमी हो रहा है, जी। और वहम का इलाज कहीं नहीं है। आपकी मतलब सोशल मीडिया देख रहा था, तो उस पर मैंने देखा कि गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, और मतलब देखिए, ये मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगी। जी। आपको वो पॉजिटिव भी लग सकता है, नेगेटिव भी लग सकता है। लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी है।
अब यहाँ बराबरी वाली बात जो मैं कह रही हूँ, मतलब मैं जो बराबरी वाली सोच ही रखती हूँ कि आप बराबरी आप क्यों करोगे बराबरी, वो लड़का है वो लड़की है, मैं बराबरी की बात को नहीं कर नहीं, रही। बराबरी दो चीज़ों में होती है। एक बराबरी भाई लड़का और लड़की में तो बराबरी कम हो ही नहीं सकती, लेकिन कम से कम उसकी एजुकेशन में तो हो सकती है ना भाई। मेरा मतलब एक लड़का अगर डॉक्टर बनने के लिए कह रहा है तो और दूसरी जगह पे लड़की बोल रही है डॉक्टर बनने के लिए, तो वो तो वहाँ तो आप बराबरी कर सकते हो ना। हाँ, काफ़ी हद तक तो ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, जी। ठीक है, लेकिन अभी जो जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ के लोगों की सोच उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लोग मुझे आके बोल देते हैं कि हाँ आपको देख के अच्छा लगा, लेकिन वही मैं उनका अगर बैकग्राउंड देखूँ तो वो अपनी बेटियों को स्कूल ही नहीं भेजना चाह रहे होते हैं, जी। ठीक है। एक सोच मैं लोगों की और पेरेंट्स की एक भी ये भी बदलूंगी कि बहुत सारे लोग ना निगेटिव सोच रखते हैं, तो कहीं ना कहीं निगेटिव हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग उस जो ढील लड़कियों को दी जाती है उसका भी कभी कभी वो गलत फ़ायदा उठा लेती हैं। काफ़ी बार लड़के भी कर रहे हैं ना, तो लेकिन वहाँ पे लड़कियों को पॉइंट आउट कर दिया जाता है, लड़कों को नहीं किया जाता है। पेरेंट्स का एक डर ये भी है कि अगर हम लड़कियों को बाहर भेजेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। तो उस चीज़ पे दो चीज़ें बनती हैं। देखिए, लड़की को पढ़ाइए, ठीक है, और लड़की को ऐसे पढ़ाइए कि उसके दिमाग में ये सोच ना हो कि उसको कुछ करना ही है। मतलब कि मेरा भी ये सोच है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतना पढ़े हो कि आप कुछ करो। अगर आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन वो जिद नहीं होनी चाहिए जी। किसी भी लड़की की। ये मैं लड़कियों को स्पेशली बोल रही हूँ कि ये जिद नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक है, पढ़ लिए। पढ़ने से आपका लाइफस्टाइल बनता है, आपका बोलने का तरीका बदलता है, आपके आगे बच्चे होंगे, ठीक है, आप उनको पढ़ा सकते हो। मैंने अपनी उस वीडियो में शायद आपको देखा होगा कि मैंने ये बोला था कि मैंने कुछ अपने फ्रेंड सर्कल में या कॉलेज में देखा कि जो पहले के पेरेंट्स हैं, तो वो अगर आते थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करते थे अपने पेरेंट्स को लेके, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, ठीक है। तो मैं आजकल यूँ भी इसलिए बोलती हूँ कि माँ बाप को पढ़ा लिखा होना यूँ भी ज़रूरी है कि आजकल के जो आगे आने वाले बच्चे हैं वो बहुत एडवांस हैं जी, और उनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है, ठीक है। और अगर आप पढ़े लिखे होगे तो कम से कम उसको वो सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। और ये चीज़ होता है बच्चों में, नहीं हम लोगों में भी होता है कि कभी कभी हो जाता है कि ऑकवर्ड फील हो जाता है कि अरे नहीं ये ऐसा होना चाहिए था। बच्चों को अक्सर होता है। तो ये है कि अगर हम लड़कियां पढ़ी हुई होंगी या लड़के पढ़े हुए होंगे तो कहीं ना कहीं जाके माँ बाप भी बनेंगे, ठीक है, आगे फ्यूचर होगा। तो पढ़े लिखे होंगे तो एक आप अपना लाइफस्टाइल बना सकते हो, ठीक है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, लड़की को जॉब करनी है, उसको कमाना है, ये ज़रूरी नहीं होता है। पढ़े लिखे होने से बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पढ़ा रहे हो या वो खुद भी पढ़ रही है तो सिर्फ इसलिए पढ़े कि मुझे डॉक्टर ही बनना है या मुझे क्लिनिक ही करना है या मुझे जॉब ही करनी है। मतलब पढ़ाई ज़रूरी है जी। और उसमें मैंने एक चीज़ और बोली थी कि जो पेशेंट आते हैं मेरे, खासकर जो लड़कियों को चश्मा लगाने वाली बात मैंने बोली थी, तो वो लोग चश्मा नहीं लगवाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर इसको चश्मा लग गया तो इसके रिश्ते अच्छे नहीं आएंगे कि लड़की चश्मा लगाती है, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी है कि आगे आने वाली जनरेशन में बहुत सारे लोग चश्मा लगाएंगे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। और रिश्ता लड़कियों का, आप ये मानिए कि लड़कियों का विज़न बिल्कुल काउंटिंग फिंगर होता है। मतलब उसको सिर्फ इतनी पास से उंगलियां दिख रही होती, तब भी उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं चश्मा नहीं लगवाना। तो आप ये सोचिए, लड़की अंधी होगी, ब्लाइंड हो गई है, तो उसके रिश्ते आ जाएंगे क्या? तो वही सोच हमें पेरेंट्स की बदलनी है कि आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। चाहे वो उसको कोई भी मेडिकल इशू है तो आप उसे डॉक्टर तक लेके जाइए। दुनिया आप अच्छा करोगे तब भी बोलेगी, बुरा करोगे तब भी बोलेगी। मैं आपकी अब थोड़ा पर्सनल लाइफ पर आना चाहूँगा। मतलब आप यही चाहती थी कि आप डॉक्टर ही बनना चाहती थी या फिर कुछ और चाहती थी? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है चीज़ें, तो आपके साथ में पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था या आपको डॉक्टर ही बनना था? पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये मेरे पापा की चूज़ की हुई लाइन थी, तो मैं इस लाइन में गई हूँ। लेकिन मेरा जो मोटिव था वो बहुत अलग था, शायद उसमें मैं कुछ नहीं कर पाती। मैं सिंगर बनना चाहती थी तो उसमें मैं शायद उतना अच्छा नहीं कर पाती। और फिर मैंने ये सोचा कि सिंगर तो मैं एक साइड से अपनी लाइन चूज़ कर सकती हूँ एक वक्त पे आके। मैं आपको बता दूं बात कि मैं भी सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मेरी वजह कुछ और है, वो मैं नहीं बता सकता कैमरे पर। लेकिन
मैं सिंगर ही बनना चाहता था और मेरे गाने भी डले हुए हैं यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा, तो चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो मतलब उस टाइम पे था कि मैं बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी करती थी। उस टाइम पे तो मैं गाती रहती थी, रियाज वगैरह सब करती थी, लेकिन फिर छोड़ दिया। फिर मतलब एक वक्त पे आके जब इस लाइन में आई तो इतना बिजी हो गई कि फिर मैंने छोड़ दिया ये सब। फिर वही है, बस कॉलेज के स्टेज तक रह गया वो। जी ठीक है, मेरा ये मानना है कि आप कुछ भी करो उसमें अपना 100% दे दो। जी अगर आप वहाँ पे कोई भी डिग्री हो, मैं तो ये बोलूँगी कि अगर MBBS की भी डिग्री है तो आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो जब जहाँ आप स्टैंड कर रहे हो कि वहाँ पे आप अच्छे से। अब मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं जी जी। ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। ये डॉक्टर डिग्री, ऑफ्थेल वाली डिग्री नहीं है, अच्छा बट अच्छा ये अच्छा। एक बैचलर डिग्री है। बट मैं ये मानती हूँ कि मैंने इसमें बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मतलब जो मैं करना चाहती थी वो काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है। अभी जो मैं कर रही हूँ, आगे जो मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, तो उसमें और मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आगे देखते हैं क्या होगा। जी अपना 100% देना चाहती हूँ बस। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा, आप मतलब मेडिकल से हैं तो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, तो एक मतलब लड़कियों के साथ में सीन ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब लड़कों के साथ में रहना, रिलेशनशिप वगैरह, ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं उनको झूठ में भी ज़्यादा फंसाया जा रहा है। तो आप उन लड़कियों के बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी एक जगह पर ठीक होते हैं, वो ठीक सोचते हैं, क्योंकि भाई हमें खुद पर तो यकीन है लेकिन सामने वाला कैसा मिल जाए। और तो आपका बैकग्राउंड है तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं इस बारे में। मेरा उतना नहीं रहा, फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत बड़ा नहीं था जी ना। मुझे कॉलेज में ज़्यादा घूमने का शौक था। मैं अपने कॉलेज टाइम पे ना गेम खेलती थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं PUBG भी खेलती थी। अच्छा हाँ तो मतलब मेरा गेम्स वगैरह, मेरा गेम्स में दिल लगता है। मतलब मैं गेम्स बहुत ज़्यादा खेलती थी। मतलब मैंने शायद कोई गेम छोड़ा होगा जो मैंने नहीं खेला होगा, वरना मुझे गेम्स में बहुत इंटरेस्ट आता था। ठीक है। और दूसरी चीज़, जो लड़के लड़कियों का कॉलेज में एक वो इन्वायरमेंट होता है कि जी ठीक है, लेकिन उसकी हदें हमें पता होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ठीक है, अच्छा बुरा सब जानते हैं। और मुझे लगता है कि जो लोग घर से बाहर रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनको फैसले खुद लेने होते हैं। जी ठीक है। और जो 18-19 ईयर्स वाली एज होती है ना, वहाँ पे 2 सिचुएशन होती हैं बच्चे के पास। या तो वो ज़िंदगी को समझ जाएगा और एक सही पाथ ले लेगा। जी ठीक है। या फिर वो जो चकाचौंध होती है ना दुनिया की, वो यूनिवर्सिटी वाली, दोस्तों वाली, पार्टीज़ वाली, अगर उसमें चला गया तो मैं उसका फिर उसके में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि जी मुझे खुद नहीं पता कि वो लाइफ क्या होती है, क्योंकि मैं उतना उसमें गई नहीं हूँ। लेकिन बस ये है कि हम इतने समझदार होते हैं कि हम सही फैसला ले लें। ठीक जी है। और पेरेंट्स, आपने जैसे बोला कि हाँ पेरेंट्स सही होते हैं। देखिए, आप अपना, अगर लड़का हो या लड़की हो, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ भी कर रहा है तो बहुत सोच समझ के कीजिए। जी ठीक है, कि आप किसको चूज़ कर रहे हो। ठीक है। और यह है कि हर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, हम हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो ये दोनों के लिए बात मैं कहूँगी, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए। पेरेंट्स को भी एक हद तक समझना चाहिए कि जो आगे वाली जनरेशन है वो अपने हिसाब से सोचती है, पेरेंट्स की एक अपने हिसाब से होती है। लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना है और बच्चों को भी सोचना है, दोनों को सोचना है कि उनको क्या करना है, आपको क्या सही रास्ता है वो आपको चूज़ करना है। ठीक है। और इतनी अकल सब में होती है, मैं ये मानती हूँ 19 साल के बाद एक बच्चे में अकल होती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। जी ठीक है। तो अब किसी के लिए क्या सही होता है ये उसकी सोच बनाती है, वही जो वो बचपन से लेके चल रहा होता है। जी ठीक है। तो सोच एकदम डेवलप नहीं होती, वो पहले से चल रही होती है, तो आप उसी सोच पे काम करते हो आगे। अच्छा, एक एक क्वेश्चन मेरा आपसे और था कि कहीं ना कहीं प्रेशराइज कराकर लड़कियों की मतलब शादी करा दी जाती है, कोई उनकी मतलब पूछा नहीं जाता उनसे, तो इसके ऊपर आप मतलब क्या कहना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए? एक चीज़ ये भी है, पेरेंट्स अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं, ये नहीं है। एक तो पेरेंट्स कभी अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, जी ये तो मैं भी मानती हूँ कि नहीं सोचते वो गलत। लेकिन काफ़ी वो हमारी सोच में सोच नहीं रख सकते एकदम। जी क्योंकि एक मौलाना का भी बयान था, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि आपको जो आपकी आगे वाली जनरेशन है, यानी आपकी जो औलाद है, उसके दिमाग में घुस के सोचना चाहिए जी कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, वो कहाँ रह रहा है, वो किस माहौल से आया है, कहाँ आपने उसको डाला था। ठीक है। तो ये चीज़ माँ बाप प्रेशराइज करके किसी भी लड़की की, आज मतलब क्या देखने को मिल रहा है, कितने ज़्यादा डाइवोर्सेस के केसेस हैं। जी ठीक है। तो वो लव मैरिज में भी, अरेंज में, बट मैं ये बोलूँगी आजकल अरेंज मैरिज में ज़्यादा है। ठीक है। चाहे वो माँ बाप, चाहे दोनों फैमिलीज अच्छे, लेकिन लड़की और लड़के में कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है।
ठीक है। और मैं ये मानूंगी कि अगर लड़की की पेरेंट्स भी शादी करा रहे हैं तो उसको जानने का मौका दें, क्योंकि आजकल आप वो वाली शादियां नहीं होती कि उसका फोटो भी नहीं देखा और शादियां हो गई कि शादी की रात को लड़की लड़के को देख रही है और लड़का लड़की को देख रहा है। तो और आजकल निभाने वाले भी नहीं होते। पहले के लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, आजकल के लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। और कॉम्प्रोमाइज मैं ये कहूंगी कि कॉम्प्रोमाइज करना भी चाहिए, नहीं चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, चाहे वो लड़की मैं नहीं मानता कि करना नहीं चाहिए कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज भाई नहीं कोई क्यों किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करे? क्यों नहीं करना चाहिए? आपको पता है कॉम्प्रोमाइज से कितने रिश्ते बचते हैं, ठीक है। और यही चीज नहीं है जो आजकल रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये 2 दिन के जो रिलेशनशिप बनते हैं ना। मैं अच्छा आपसे एक इस पर सवाल करना चाहूंगा कि मैं किसी को अपना 100% नहीं दे सकता इन फ्यूचर, तो मैं फिर उसको उस रिश्ते में बांधूं ही क्यों? तो क्यों बांध रहे हैं आप फिर? नहीं, अगर बाई चांस मेरे घर वाले किसी को मेरे उसमें रिश्ते में बांध दें तो मैं तो उसे पहले के लोग तो फिर उसको वो मेरे साथ कंप्रोमाइज क्यों करे? उसको अलग हो जाना चाहिए मुझसे कि भाई तू मुझे अपना 100% नहीं दे रहा। आप नई वाली सोच के बंदे हैं लेकिन मैं ऐसा ही आपको एक सोचता हूँ कॉन्सेप्ट बताती हूँ। पहले के लोग बहुत अच्छे रह रहे थे। पहले के लोग जो लड़कियां भी होती थी ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, आजकल की नहीं करती। लेकिन आजकल के पेरेंट्स का भी उसमें हाथ है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। वो उनको जो पहले से ये वाली बात बोली जाती है ना कि तुम देख लेना, अगर वो तुम्हें इतना कुछ कहते हैं तुम घर आ जाना सीधे, हम देख लेंगे उसको। और पहले के पेरेंट्स की बात होती थी कि तुम्हें चाहे लड़के रहो चाहे तुम्हें वो मार दे, तुम्हें रहना वहीं है। नहीं, एक हद तक तो खैर कंप्रोमाइज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने एक लफ्ज बोला तो आप घर आके बैठ रहे जी। अब एक हद आप किसको कह रहे हैं? आप एक हद कह सकते हैं 100 में से 80 चीज़ों को जी, ठीक है। तो आपको 80 चीज़ों पे मैं वो वाली लड़की नहीं हूँ कि मैं ये लड़कियों की तरफ लड़कियों का साथ दूँ। आजकल की लड़कियां ही नहीं कर रही कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। लड़के फिर भी एक वक्त को कर लेते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे केसेस, लड़के कर लेते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि लड़कियों के पास में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, लड़कों के पास में सेलेक्टेड ऑप्शन होते हैं। उसको रिलेशनशिप में ले लो आप, शादी में ले लो, तो हाँ वो सेलेक्टेड ही ऑप्शन होते हैं लड़कों के पास में। और लड़का एक जगह पर आके रुक जाता है, अटक जाता है, फिर वो सालों साल हो सकता है जिंदगी भर भी ना निकले। लेकिन लड़कियों के पास में ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। अब मैं इस चीज़ पे आपको एक चीज़ बताऊंगी कि लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं, लड़की के पास ना रास्ता नहीं होता, ठीक है। लड़के के पास रास्ते होते हैं। लड़का वो उस पर अगर डिप्रेशन में जा रहा होगा ना, उसके माँ बाप उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकते। लड़का जबर होता है अपने माँ बाप के ऊपर, लड़की नहीं कर सकती ये चीज़। लड़की को शादी करनी है, अगर उसके पेरेंट्स सर पे खड़े हो गए ना तो उनको वो इज्जत की जो बातें करने लगते हैं ना कि तुम हमारी इज्जत ना मिट्टी में मिला रही हो कर, तो वो जो डिप्रेशन में भी होती है ना तब भी वो शादी कर रही होती है बेचारी। तो ये 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। लड़कियां करती हैं कॉम्प्रोमाइज़, सब एक जैसे नहीं होते, चाहे लड़की हो या लड़का हो, सब एक जैसे नहीं होते। लेकिन हाँ, आजकल की लड़कियां कम कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं, मैं खुद ये चीज़ को बोलूँगी। अगर वो ये कॉम्प्रोमाइज़ होने लगे ना दोनों साइड से, थोड़ा थोड़ा भी होने लगे, तो काफ़ी सारे जो रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं ना बहुत छोटी छोटी बातों पे हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि इस बात पे भी हो रहे हैं कि तुम सोशल मीडिया यूज़ कर रही हो, उसको यूज़ करना बंद करो। जबकि वो लड़की सालों से सोशल मीडिया यूज़ कर रही है और आप अगर कह रहे हो कि अब तुम सोशल मीडिया यूज़ मत करो, आपको एक वक्त पे वो सोशल मीडिया पे अच्छी लग रही थी, अब आके आप कह रहे हो सोशल मीडिया मत चलाओ, तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, ठीक है। तो दोनों साइड का है, ये बहुत लंबा टॉपिक है। अभी आप बता रही थी कि मतलब किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मैं आपकी इस बात से एक हद तक सहमत हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर कोई तीसरा आ जाता है, शादी पर भी या किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ किसी तीसरे को लेकर? इस जगह पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि मतलब आपने अभी बोला था कि लड़कियों के पास में भी सेम होते हैं, तो आप मुझे समझाइए कि मतलब लड़कियों के पास क्यों ज़्यादा नहीं होते ऑप्शन? लड़की के पास ज़्यादा होते हैं ऑप्शन, मैं मना नहीं कर रही कि लड़की के पास ज़्यादा नहीं होते, लेकिन वही चीज़ है कि लड़की के पास वो ऑप्शन लाए हुए होते हैं उसके माँ बाप के बाद में। बहुत कम ऐसी होती हैं जो मूव ऑन कर जाएं या फिर ऐसे। अगर ये अब अगर किसी का डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, तो आप एक चीज़ ये मानिए कि वहाँ पे कितने ऑप्शन बच जाते हैं लड़की के पास। लड़का आपको 6 महीने बाद ही दूसरी शादी में दिख जाएगा कि वो दूसरी शादी कर रहा है। लड़की उसको 3 महीने इद्दत पूरी करनी होती है, उसके बाद भी अगर वो शादी का सोच भी ले तो उसके आधे रिश्तेदार बोल बोल के उसे ख़त्म कर देंगे कि अब ये दूसरी शादी कर रही है।
कॉम्प्रोमाइज़ में क्या है ना कि अगर आपको किसी के साथ रहना है, जी ठीक है, आपको किसी के साथ आपको उसे छोड़ना ही नहीं है, चाहे वो आपकी बीवी हो या आप चाहे किसी रिलेशनशिप में क्यों ना हो। तो अगर आपको उसके साथ रहना है तो आपको अपना 100% भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, जी। नहीं, क्योंकि अगर आपको अगर अगर रहना है। अगर आप अपना 100% कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, भाई मान लो असद अपना 100% कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है, तब भी सामने वाला तैयार नहीं है ना। नहीं है ना, जी। तो अब 100% आप कॉम्प्रोमाइज करके देखिए, उसको टाइम दीजिए, ठीक है, अच्छा, लेकिन time दूं? हाँ टाइम दीजिए, 100% कॉम्प्रोमाइज के ऊपर आप उसको टाइम दीजिए, जी। ठीक है। अगर लेकिन अगर उसको सुधरना होगा ना या उसको वापस आना होगा, उसको भी लगेगा तो वो आ जाएगी, लेकिन अगर उसको जाना होगा ना तो वो वही वाला एक डायलॉग आपने सुना होगा, मेरे पास तुम होगा, कि जब वो लड़की जाने की बात कर रही होती है ना तो वो पहले ही जा चुकी होती है, ठीक है। तो ये बहुत गहरी बात है जो हर कोई नहीं समझेगा। तो उसको टाइम देके आप उसको भी शिकायत का मौका मत दीजिए, आप उसको ये कहने का मौका मत दीजिए, अगर आप अपना 100% दे रहे हैं कि तुम भी तो यही चाहते, तो तुमने भी कौन सा मुझे रोकने के लिए कुछ किया था। तो आपको अगर रखना है तो आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। इवन आपको 80% मैं ये कहूँगी कि लड़कियों को ज़्यादा करने चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ेस, क्योंकि लड़कों में सब्र नहीं होता, लड़कियों में सब्र होता है। लेकिन आजकल की जो लड़कियों का सब्र है ना, वो उनके माँ बाप ने ख़त्म कर दिया है आधा। तो वो जो ये वाली बात कर देते हैं ना कि अच्छा तुम्हें ऐसे कह दिया, अच्छा तुम्हारी सास ने तुम्हें ऐसे कह दिया, 24 घंटे उनसे फ़ोन पे बात करते हुए, तो आधा सब्र तो वो ख़त्म। दिमाग लड़की के पास भी होना चाहिए कि उसे क्या करना है। उसको अपने माँ बाप भी एक हद तक खिला लेंगे अगर उसे बुला लेंगे जी। एक वक्त पे वो माँ बाप पे भी भारी हो जाती है। माँ बाप एक वक्त तक रहते हैं, माँ बाप भी अगर नहीं है उसके जिंदा तो भाई कितने दिन रख लेगा उसे। आजकल वो सगे भाई अगर एक ही घर में रह रहे हो तो वो तो रह नहीं सकते, तो वो जो शादीशुदा बहन आके रहेगी वो कहाँ रहेगी। तो लड़कियों को इसलिए और कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उन्हें थोड़ा सा फ्यूचर, आजकल की लड़कियों में समझ नहीं होती, ठीक है। अगर आप कुछ कर रहे हो ना, अगर आप इस पॉडकास्ट से, अगर आप, मैं इसी के लिए बोलती हूँ कि अगर इससे भी रिलेटेड अगर आप सोच रहे हो कि मैं फेमस हो जाऊँ, तो इस पे भी जो बोल रहे हो ना उसमें भी सच्चाई रखो। अभी जो पॉडकास्ट शूट करता था वो रणवीर अलावाली, जी, फेक था पूरा वो, ठीक है। उनकी जो सच्चाई सामने आई वो उनके पॉडकास्ट से गलत तो नहीं हुआ, गलत तो उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा, उन्हें खुद पता है कि उन्होंने गलतियां की हैं, ठीक है। तो आप पॉडकास्ट भी ना जो अब स्क्रिप्टेड होने लगे हैं, ये भी पूरा स्क्रिप्टेड होता है ये, क्योंकि काफ़ी सा एक और मेरे पास कॉल आई थी गुड़गांव से, वो पूरा स्क्रिप्टेड करने जा रही थी, एक तो गुड़गांव से, उन्होंने भी डॉक्टर आमिर का भी लिया है। तो मैंने कहा स्क्रिप्टेड चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, मैं जो हूँ वही बोलूँगी, क्योंकि मैं वही चीज़ अपने उस पर भी बोलती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सही भी नहीं करती हूँ, अगर मुझे गलत भी हो जाता है ना मैं उसको भी सही नहीं करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, कमेंट में देखा जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ में बात करके। और मैं ख़ुद भी ये चाहूँगा कि मतलब लोग अपना रूटीन चेकअप कराएं, और जो आपने दूसरी बात बोली कि गर्ल्स एजुकेशन और इस सब को लेकर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।